हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि अभी तक हम 2 लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक हमने जो क्लियर किया वो जनजातियों की संवैधानिक स्थिति थी, अर्थात संविधान में जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारे सिलेबस का है उसमें हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब मैं जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। देखिए, हम 200 वर्षों तक गुलाम रहे और 200 वर्षों की गुलामी में हमने कई लड़ाइयां लड़ी, कई स्वतंत्रता संग्राम हुए, तो वह संग्रामों से मध्य प्रदेश अछूता नहीं रहा। कोई भी क्रांति हो, कोई भी लड़ाई हो जो बड़े स्तर पर फैली, उसकी आग मध्य प्रदेश में भी आई। तो कई हमारे देशभक्तों ने, महान योद्धाओं ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके सामने 2 बड़े स्वतंत्रता संग्राम, 2 बड़े आंदोलनों के बारे में डिस्कस करूंगा। एक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वर्ष 1930 को हुआ, और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होती है। दोनों के नाम आपने सुने ही होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमको इसको काफी विस्तृत रूप से पढ़ना है। अभी केवल हम अपना टॉपिक यहीं तक रखेंगे। इसमें इन आंदोलनों में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है। तो सबसे पहले मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी का दूसरा नाम है नमक सत्याग्रह जिसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के समक्ष 14 सूत्रीय मांगे रखी, और मांगे ऐसी थी जिनको अंग्रेज कभी भी नहीं मानते। और जब अंग्रेजों ने इस मांगों को ठुकरा दिया तो बदले में परिणाम स्वरूप गांधी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले, लाठियां मिली, और इस आंदोलन की शुरुआत की। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गांधी जी ने मुद्दा इस आंदोलन के दौरान मुद्दा नमक का ही क्यों चुना। तो देखिए, नमक हिंदू हो या मुस्लिम हो, अमीर हो गरीब हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, सबके लिए समान महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो ज्यादा नमक को खाएगा, कोई गरीब है तो कम नमक को खाएगा, कोई ऊंची जाति वाला ज्यादा डालेगा, नीची जाति वाला कम डालेगा, या हिंदू के लिए महत्व कुछ और हो, मुस्लिम के लिए कुछ और हो। सबके लिए समान महत्व था। चूंकि इस आंदोलन में गांधी जी को व्यापक जन आधार इकट्ठा करना था, सभी वर्गों के लोगों को जोड़ना था, इसलिए उन्होंने मुद्दा नमक का चुना। इसलिए इस आंदोलन को हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे जब गांधी जी का दांडी मार्च पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टर्म और क्लियर करता हूं। नाम में लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात इसका क्या अर्थ है। देखिए, सविनय मतलब विनम्रता से, अवज्ञा मतलब हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो गांधी जी के द्वारा 1930 में एक आंदोलन चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है हम विनम्रता के साथ आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आपके ऑर्डर नहीं मानेंगे, आपके कानूनों को नहीं मानेंगे। और उसमें मुद्दा कौन सा चुन रहे हैं, नमक कानून का। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर टैक्स लगाया था, तो इन्होंने कहा हम टैक्स नहीं देंगे और नमक बनाएंगे। और नमक बनाने की सजा कितनी थी, मात्र 4 दिन 5 दिन, ज्यादा सजा नहीं हो सकती, और सभी वर्गों के लिए वो महत्व समान रखता है। इसलिए गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन में जो मुख्य कानून तोड़ने की बात की गई वो थी नमक कानून। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमाएं समुद्र के साथ साझा नहीं होती हैं, और चूंकि समुद्र के साथ साझा नहीं होती है तो मध्य प्रदेश में नमक कहां से बनेगा। केवल 9 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से टच होते हैं, तो बाकी शेष भागों में कौन से कानूनों को तोड़े जाए। तो मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं या पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं तो एक नाम आपने सुना होगा, मैं आज आपको होमवर्क में भी दूंगा, डीपी मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र कौन थे, आजादी के बाद वो मध्य प्रदेश के क्या बने। तो द्वारका प्रसाद मिश्र के सुझावों पर गांधी जी ने
जिन क्षेत्रों में समुद्र नहीं था, जिन क्षेत्रों में नमक नहीं बनता था, वहां पर दो कानून तोड़ने को कहा। एक तो कि आप यदि टैक्स देते हैं तो टैक्स देना बंद कर दीजिए, और जो आदिवासी क्षेत्र जहां पर जमीनें नहीं है, जहां पर खेती नहीं होती है, वहां पर आप जंगल कानून तोड़िए। और जंगल कानून तोड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेड़ों को काट लीजिए। इस कानून में आपको क्या करना है, जंगल में जाने की परमिशन नहीं है, वहां से आप लकड़ी नहीं बीन सकते, तो आप एक काम कीजिए, वहां से चारा काट लाइए। पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चारा काट लाइए, जंगल से लकड़ियां बीन लाइए और पेड़ों को पोत दीजिए। अब सोचिए, पेड़ों को पोतने की, चारा काटने की कितनी सजा होगी। और इन कानूनों को क्यों तोड़ रहे हैं कि सजा ज्यादा नहीं और सभी लोगों के लिए बराबर महत्व है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रता के साथ हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे। और यह आंदोलन की शुरुआत हुई तो लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी, और आंदोलन देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया। और चूंकि पूरे भारत में फैला तो इस आंदोलन की आग मध्य प्रदेश में भी फैली। और मध्य प्रदेश में चूंकि समुद्र नहीं है तो मध्य प्रदेश में दो कानून तोड़े जाएंगे, एक तो टैक्स नहीं दिया जाएगा और दूसरा जंगल कानूनों को तोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम दो जगह पर जंगल कानून तोड़े गए जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ काफी विवाद भी हुआ, कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की उसमें जान भी गई, जिसमें से कुछ महिलाएं प्रमुख भी हैं। तो दो जंगल सत्याग्रह हुए मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो देखिए एक बात और, जंगल सत्याग्रह शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किसने किया? गांधी जी ने। क्यों किया? उनकी 14 सूत्री मांगों को नहीं माना गया। मध्य प्रदेश में चूंकि नमक नहीं बनता, इसलिए उस जगह पर जंगल कानून तोड़ने का सुझाव किसने दिया? द्वारका प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन ये आएगा, मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो देखिए, दो नाम आपको याद रखने हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, डीपी मिश्र और सेठ गोविंददास जी का। इन्होंने रानी दुर्गावती की समाधि बरेला से इस आंदोलन को प्रारंभ किया और देखते ही देखते ये पूरे मध्य प्रदेश में फैल गया। दो क्षेत्र, एक घोड़ा डोंगरी और दूसरा क्षेत्र टुरिया, यहां पर आंदोलन ने थोड़ी उग्रता भी ली, थोड़ा अंग्रेजों से विरोध भी हुआ और गोलीबारी हुई, जिसमें हमारे कुछ भाइयों और बहनों की जानें भी गई। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी जगह है। पहली जगह है बैतूल का घोड़ा डोंगरी। तो आपसे पूछेगा घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह किस जिले में प्रारंभ हुआ? तो आंसर दे देना, आंसर क्या आएगा? बैतूल। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जैसा कि हमने जनजातीय व्यक्तित्व में भी पढ़ा, दोबारा उनका ही नाम आएगा। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे गुंजन सिंह कोरकू। और दूसरी बात, ये कब हुआ होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चल रहा है, तो ये भी कब हुआ? 1930 में। दो चीजें पूछेगा, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता, तो आंसर मार देना गुंजन सिंह कोरकू, और दूसरा ये किस जिले में हुआ? तो आंसर लगा देना बैतूल में। अब दूसरा क्वेश्चन, टुरिया जंगल सत्याग्रह। तो देखिए, टुरिया जंगल सत्याग्रह पहला यही क्वेश्चन आएगा, किस वर्ष? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है तो 1930 में। कौन से जिले में? तो जिले का नाम लगा देना सिवनी जिले में। सिवनी में एक जगह है टुरिया, टुरिया के जंगल, वहीं पर यह सत्याग्रह हुआ। और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम कई बार पूछा गया है, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे मूका लोहार। कुछ नाम याद हो ना हो, गुंजन सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी के लिए और टुरिया सत्याग्रह के लिए मूका लोहार का नाम जरूर याद रखना। इसके अलावा तीन महिलाएं गुड्डोबाई, रनाबाई और बैनाबाई ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और गोलीबारी के दौरान इन तीनों महिलाओं की, हमारी तीनों बहनों की डेथ हो गई। इस तरीके से मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन में दो जगह जंगल कानून तोड़े गए बड़े स्तर पर, और यहाँ पे काफी विरोध हुआ। एक जगह थी घोड़ा डोंगरी जो बैतूल जिले में आती है, दूसरी थी टुरिया जंगल जो सिवनी जिले में आती है। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। एक घटना जिसने मध्य प्रदेश के इतिहास को हिला के रख दिया, वो थी चरण पादुका नरसंहार नामक घटना, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग या बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, धीरे धीरे इसकी आग पूरे भारत में फैल गई। ये आंदोलन कुछ जगह पर उग्र भी हुआ।
तो गांधी जी के द्वारा जैसा कि प्लान बनाया गया था, जहां पर नमक है वहां नमक कानून तोड़ेंगे, जहां जंगल है वहां जंगल कानून तोड़ेंगे। जंगल कानून में पेड़ नहीं तोड़ते थे, चारा काट के लाते थे, पेड़ों को पोत देते थे जिससे कोई सजा ना हो। अब जिन जगह पर खेती होती थी और हमारे किसान भाई अंग्रेजी सरकार को डायरेक्ट टैक्स देते थे, वहां पे मना कर दिया गया आप टैक्स मत दीजिए। तो छतरपुर जिले में चरण पादुका नामक जगह पर एक व्यक्ति हुए गणेश हरिजन, और इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। और टैक्स देने से मना किया तो परिणाम स्वरूप अंग्रेजी अधिकारियों ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई, और लाठियां बरसाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो गणेश हरिजन ने टैक्स नहीं दिया, जिसके कारण उन पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज से इनकी जान चली गई। इस बात से वहां के लोकल नेता राम सहाय तिवारी काफी नाराज हुए और इन्होंने हड़ताल कर दी। और राम सहाय तिवारी ने हड़ताल की तो जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। गणेश हरिजन की मृत्यु होना, एक लोकल लीडर का जेल में चले जाना, इससे जनता के अंदर काफी असंतोष आया। और असंतोष के कारण मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1931 को उर्मिल नदी पर छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक जगह पर एक शांतिपूर्वक धरना दिया गया। तो आप समझ रहे हैं अगला स्टेप क्या होने वाला है। राम सहाय तिवारी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 7000 लोग उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नामक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। और वहां एक अंग्रेजी अधिकारी जनरल फिशर ने अपनी भीली सेना को लाकर, जिस सेना में भील लोग अधिक थे, भीली सेना को लाकर बिना किसी पूर्व जानकारी के, अनाउंस किए गोलियां बरसा दी, जिसमें हमारे कई भारतीय शहीद हो गए। यही घटना मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग या बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग के नाम से जानी जाती थी। तो ये था मध्य प्रदेश का सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान देखेंगे। जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, जो एक अन्य नाम अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब थोड़ा सा हम बैक में जाएं, पीछे की ओर जाएं कि इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे के क्या कारण थे। देखिए, इन टॉपिकों को हमको मॉडर्न हिस्ट्री में काफी डीप में पढ़ना है, फिर भी चूंकि हम मध्य प्रदेश का योगदान पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हल्की सी हमारे मन में समझ भी होनी चाहिए, हमको आइडिया भी होना चाहिए कि ये आंदोलन शुरुआत कैसे हो रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। गांधी जी ने 14 सूत्री मांगे रखी, मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो के पीछे की क्या कहानी है, तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान काफी अग्रेसिव था और अंग्रेजी सेना पर अटैक करते हुए उनके कई क्षेत्रों को जीत गया और भारत के पड़ोसी देश म्यांमार तक आ गया। और भारतीय लोग अंग्रेजी अधिकारियों से लगातार मांग कर रहे थे कि हमको आजादी दो, हमको हमारा संविधान लिखने की शक्ति दो। और परिणाम स्वरूप वहां से अगस्त प्रस्ताव आता है जो कहता है युद्ध के बाद दे देंगे। इसके बाद अब चूंकि युद्ध के बाद पलट गए तो क्या होगा, इसलिए भारतीयों ने मना कर दिया, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अगला प्रस्ताव भेजा जिसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव में भी लगभग वही बातें लिखी हुई थी, आप संविधान बना लेना, आपको स्वशासन दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन साथ में लिखा था युद्ध के बाद। तो हम इतने मूर्ख तो थे नहीं, 200 वर्ष गुलाम होने को होने थे, 200 वर्ष लगभग हमको हो चुके थे गुलाम हुए हुए। तो हमने क्या किया, क्रिप्स प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अब गांधी जी को लगा अगस्त प्रस्ताव फेल कर गया, क्रिप्स प्रस्ताव फेल कर गया, यानी अंग्रेजी सरकार हमारे लिए कुछ करने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ जापान
अंग्रेजों के जिन क्षेत्रों को जीतता हुआ आ रहा था वहां से अंग्रेजी अधिकारी और अंग्रेजी सेना पीछे की ओर आ रहे थे, लेकिन वो एक काम कर रहे थे कि जापान उन क्षेत्रों के संसाधनों का प्रयोग ना कर सके, वहां से ज्यादा लाभ ना ले सके, इसलिए उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करके आ रहे थे। जैसे रेल चलती थी तो रेल की पटरियां उखाड़ दी, बड़े बड़े पुलों को गिरा दिए जिससे उनकी सेना आगे ना बढ़ पाए, रोडों को खोद दी, बड़ी बिल्डिंग्सों में आग लगा दी। तो गांधी जी को लगा अब जापान भारत पे अटैक करेगा और भारत से अंग्रेजी सेना पराजित होगी, और जब ये भारत छोड़ के जाएगी तो जैसा अन्य क्षेत्रों में करती हुई आ रही है वही काम ये भारत में भी करेगी और भारत की जनता को जापानियों के भरोसे छोड़ जाएगी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर निपटा जाएगी। तो फिर हमारा क्या होगा? इन्हीं सभी वजहों के कारण गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। अब ये आंदोलन प्रारंभ बॉम्बे से हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया और मध्य प्रदेश में इस आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर रियासत से होती है। ये आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से हुई, तो ग्वालियर रियासत में यह आंदोलन सबसे पहले विदिशा से प्रारंभ हुआ है और देखते ही देखते संपूर्ण भारत इस आंदोलन की आग में आ चुका है। जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, क्योंकि सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। तो भारत में संपूर्ण क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। तो वहीं इसी के अंदर मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से अछूता नहीं रह सकता। तो मध्य प्रदेश में इस आंदोलन की शुरुआत विदिशा से हो रही है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हमारे शहीद हैं जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए। तो पहला नाम जिसको मैंने जनजातीय व्यक्तित्व में भी कराया था वो था लाल पद्मधर सिंह। ये रीवा के रहने वाले थे, कॉलेज में पढ़ते थे और सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर इन्होंने एक जुलूस निकाला जो नाम से जाना जाता था रीवा विद्यार्थी यूनियन। सारे विद्यार्थी इकट्ठे होकर एक जुलूस निकाल रहे हैं जिसमें अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें ये इनकी एज ज्यादा नहीं थी, मात्र 17-18 वर्ष के आसपास एज थी, इनकी डेथ हो गई। तो रीवा से लाल पद्मधर सिंह ने 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, जुलूस निकाला, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया और अपने देश के लिए अपनी आहुति दे दी। इसके बाद अगला नाम है गुलाब सिंह का। ये नाम 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जबलपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 2 नाम आपको जबलपुर से याद रखने हैं, एक है गुलाब सिंह, दूसरा है दुंती बाई, जिसमें गुलाब सिंह बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जुलूस, इन्होंने भी जुलूस निकाला, लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके लोगों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एकत्र करके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जुलूस निकलवाए, रैलियां निकलवाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगवाए और इसी जुलूस पे जब गोलीबारी हुई तो इसमें इनकी डेथ हो गई। गुलाब सिंह जबलपुर से थे और दुंती बाई भी जबलपुर से थी। उदयचंद जी का संबंध मंडला जिले से। एक और शहीद जो मंडला जिले से थे उनका नाम है उदयचंद। आपसे पेपर में पूछेगा मंडला जिले से इस क्रांति में किसने भाग लिया, तो आंसर आएगा उदयचंद। फिर इसके बाद आएगा एक नाम साबूलाल जैन का। इन्होंने यूनियन जैक का जो झंडा था उसको उखाड़ फेंका और अपने हाथों में झंडा लेकर भारत के तिरंगे को लहराया और ऊंची बिल्डिंग पे जाके लगा दिया। वहां पर अंग्रेजी अधिकारियों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई। इनकी एज मात्र 14 वर्ष थी और ये देश के लिए शहीद हो गए। अब 2 क्षेत्र और रह गए हैं, 3 क्षेत्र रह गए हैं। एक तो पूरा मालवा बेल्ट जो इंदौर और उसके आसपास का क्षेत्र है, दूसरा भोपाल और तीसरा बैतूल। बैतूल से आपको 2 नाम याद रखने हैं, महादेव तेली और वर्षाकुंड का। इन्होंने भूमिगत होकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में काफी अहम भूमिका निभाई। भूमिगत होकर कुछ अंग्रेजी अधिकारियों को मौत के घाट उतारा, कुछ हमारे आंदोलनकारियों की काफी मदद की छिपने में। इसके बाद भोपाल, चूंकि भोपाल की नवाबी सेना अंग्रेजों के साथ थी,
अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, लेकिन भोपाल रियासत के अंदर रहने वाली जो जनता थी वो भारतीयों के साथ थी, वो गांधी जी के साथ थी और वो चाहती थी कि हमारा देश आजाद हो। तो उसमें 4 लोगों के नाम, 4 से 5 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। 2 नाम शौकत अली और अल्ताद याजदानी। इन दोनों नामों में से एक बार शौकत अली पूछा जा चुका है। इसके अलावा गोविंद सिंह, वृंदावन लाल और विठल दास का नाम आपको याद रखना है। तो देखिए 5 नाम आपको भोपाल से याद करने, याद कुछ नहीं करना, 2-3 बार अच्छे से मैप देख लीजिए, प्रीवियस से इसके क्वेश्चन लगा लीजिए, आसानी से होगा। शौकत अली, अल्ताफ याजदानी, गोविंद सिंह, वृंदावन लाल और विठल दास प्रमुख हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भोपाल क्षेत्र में क्रांति को उग्र बनाया। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, वो है मालवा। तो मालवा से थे मालिनी सरवटे, इंदु पाटीकर और इंद्र नारायण जी। 3 नाम मालिनी सरवटे, इंदु नारायण और इंदु पाटीकर। शायद मैंने गलत बोल दिया, मालिनी सरवटे, इंदु पाटीकर और इंद्र नारायण जी। ये था भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इससे पहले हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन में देख चुके हैं, अब देख लिया भारत छोड़ो आंदोलन में। अब क्या रह गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह, आजाद हिंद फौज, गांधी जी का असहयोग आंदोलन और फिर 1857 की क्रांति। इसके बाद एक टॉपिक और आएगा कि जो इतिहास में अंग्रेज विरोधी गतिविधियां हुई उसमें मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में घटनाएं हुई। जैसे कुछ घटनाएं सागर में हो रही हैं, कुछ खंडवा में हो रही हैं। नामा यदि आपने सुना तो पंजाब मेल हत्याकांड, रीवा का चावल विद्रोह, भोपाल का जलियांवाला बाग, इन सबको एक हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको कवर ना किया हो, सारे पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं, इनको ही आप अच्छे से कीजिए, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इधर उधर की बातें करता, गोल गोल घुमाता, बीच बीच में शायरी करने लगता, तो यही टाइम 1 घंटे में हो जाता। जो आपको 15 से 20 मिनट या 22 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम इस लेक्चर में, इसी को मैं 1 घंटे में ले जा सकता था, लेकिन मैंने आपके टाइम को बचाया और एक ही चार्ट में सारे टॉपिकों को कवर कर दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी ने अवज्ञा वाले का यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा। नोट्स को बार बार पढ़िए, केवल आपको मैप से पढ़ना है। ऐसे ही सारे मैप कलेक्ट कर लीजिए, पूरा एमपी में आपको मैप से पढ़ा दूंगा और कम से कम समय में, और सारी चीजें आएंगी और बार बार रिवीजन कराऊंगा, समय समय पर टेस्ट लूंगा, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। ये मेरी तीसरी वीडियो थी और मैं थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं हूं, इसलिए मैं थोड़ा कई बार अटक जाता हूं। समय के साथ साथ अपने आप में इंप्रूव करूंगा। यदि आपको ऐसा कोई लगता है कि कुछ कमी है तो आप सुझाव दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। यदि आप ऐसा वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि इसमें साउंड की कोई दिक्कत है, वीडियो क्वालिटी का कोई इशू है या टॉपिक एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे जरूर सुझाव दीजिए। एक कमी जो मुझे लगी कि मेरी वोकैब थोड़ी ठीक नहीं है, मैं कुछ शब्दों को बहुत जल्दी बोल जाता हूं और कुछ शब्दों को धीरे धीरे बोलता हूं और कुछ को खा ही जाता हूं, तो मैं समय के साथ धीरे धीरे सुधार करूंगा। आशा करता हूं आप अच्छे हैं। गुड नाइट, धन्यवाद।